वीरपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। एक श्यामलाल और एक रमनलाल। रमनलाल बहुत ही चालाक और लालची किस्म का भाई था। उसने श्यामलाल से सारे खेत और उसकी जमीन जायदाद अपने नाम पर धोखे से कर दी थी। और अब श्यामलाल के पास एक बड़ी खेत का टुकड़ा और एक बैल था और वो बैल भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। लेकिन श्यामलाल की पत्नी बहुत ही मेहनती थी। इसी कारण श्यामलाल के घर में कुछ भी न होने के बावजूद भी श्यामलाल के घर में बहुत शांति थी। कभी भी श्यामलाल के घर में झगड़ा नहीं होता था। उनके पास खेती न होने के बावजूद भी वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट रहे थे। कभी भी उन दोनों में झगड़ा नहीं होता। और यहाँ रमनलाल ने तो धोखे से सारी जमीन जायदाद तो ली, लेकिन उसके घर में जरा सी भी शांति नहीं थी। उन दोनों में हर वक्त झगड़ा लगा रहता था। शाम हर रोज अपने बैल चांद के पास बैठकर उससे बातें करता था। आज भी वो अपनी बैल चांद के पास बैठकर बातें कर रहा था, लेकिन आज उसकी बातों में उदासी थी। यह उदासी चांद ने भाप ली थी और चांद मन ही मन कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि काश मैं अपने मालिक का जरा सा भी ख्याल रख पाता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं बूढ़ा न होकर यंग होता तो कुछ पैसे कमाकर मैं अपने मालिक की परेशानी दूर कर पाता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ शाम की पत्नी जंगल आती है अपने चूल्हे के लिए कुछ लकड़ियाँ जमा करने के लिए। तभी उसे बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ को काटने की कोशिश करती है। आखिरकार वो पेड़ को काटकर गिरा देती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर वो इकट्ठा बांध लेती है और अपने घर फिर वो लेकर चली जाती है। बुढ़ापा होने की वजह से वो कभी भी काम करने में हिचकिचा नहीं रहती थी। वो बहुत सारा काम करती थी। जब वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे गीता मिलती है और उसे कहने लगती है, क्या दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे गीता, मैं जरा लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चली गई थी। क्या हुआ? क्या दीदी, आपने तो मेरे गले की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कब से मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आप तो कुछ देखती भी नहीं। इतनी होशियार समझते हो आपको, और आप तो कुछ भी नहीं समझ पाती। इन्होंने मेरे लिए 50 लाख का हीरे का हार बनवाया है, वही मैं अपने गले में डालकर आपको दिखाने आई थी। मुझे लगा कि मेरे हाथ देखकर दीदी थोड़ा जल भूल जाएगी। अरे गीता, मैं तुम्हारा हाथ देखकर क्यों जल जाऊंगी? मैं अपने जिंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम्हें ही ऐसा लगता है कि हीरा पैसा जिसके पास है वही खुश रह सकता है, लेकिन तुम तो कुछ समझ ही नहीं पाती। अरे मैं तो तुम्हारे घर से हर रोज लड़ाई की आवाज़ सुनती हूँ और मैं ये भी सुनती हूँ तुम दोनों में हर वक्त पैसों को लेकर बहस रहती है। गीता, क्या तुम उसमें खुश हो क्या? अब बताओ मुझे।
मुझे तो ऐसा लगता है दीदी आपको मेरा ये हाल जम ही नहीं रहा, तभी तो मुझसे ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हो। जाने दो गीता, तुमने आज तक आपने गलती कभी नहीं मानी, तो अब क्या मानोगी। मैं तेरी बूढ़ी, अब मेरी उम्र हो चुकी है, शायद मुझे कुछ गलत ही सुनाई देता होगा। उन दोनों में बातें बहुत सारी हो चुकी और गीता वहाँ गुस्सा होकर चली जाती है। शाम यहाँ अपने बैल चांद को चारा दे रहा था, तभी उसका दोस्त धनी सेठ लगबगी में दौड़ता हुआ उसके पास आता है। तो वो धनी से कहता है, अरे धनी, इतना दौड़ता हुआ मेरे पास आ गए, क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना भागकर मेरे पास आ गए? शाम, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे गांव के पास एक रेस लगी हुई है बैलों की, और उस रेस में जो भी बैल जीतेगा उसे 50 लाख और 2 हीरे के अंगूठी मिलेगी, ऐसा मैंने सुना। तो मैंने सोचा कि क्यों न हम अपने चांद को उस रेस का हिस्सा बना लें और तुम्हारी कुछ मदद भी कर दूं। अरे धनी, तुम तो कैसी बातें करते हो? तुम जानते हो मेरा चांद बूढ़ा हो चुका है और रेस का हिस्सा नहीं बन सकता। उम्र हो चुकी है तो क्या हुआ शाम, उम्र कोई मायने नहीं रखती। उसके दिमाग में बहुत ताकत है, अगर उसका बल नहीं चलता तो वो अपने दिमाग से ये रेस जरूर जीतेगा, मुझे उस पर विश्वास है। उनकी बातें सुनकर चांद अपने मालिक से कहता है, मालिक, मैं इस रेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाँ, धनी सेठ बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं ये रेस जरूर जीतूंगा। मेरे पास बल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दिमाग तो बहुत तेज चलता है, आपको भी पता है। सबकी बातें मानकर शाम अपने चांद को रेस का हिस्सा बनाता है और उसकी तैयारी करने के लिए वो सब चले जाते हैं। शाम यहाँ अपनी पत्नी सीता को सारी बातें बताता है और सीता भी उसकी बातों में हाँ मिलाती है और बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों चांद के रेस की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर गीता अपने पति को बहुत डांट फटकार लगाती है। आपका बूढ़ा भाई सटिया गया है, अब बूढ़े चांद को वो रेस में उतार कर उससे पैसे कमाना चाहता है, ये क्या बात हुई क्या? बातों बातों में ही वो दोनों झगड़ने लगते हैं। उन्हें कभी भी पता नहीं लगता कि उनकी बातें झगड़े में कब बदल जाती हैं। शाम अपने चांद को लेकर रेस में आ जाता है और सारे गांव वाले भी वहां आ जाते हैं ये देखने के लिए ये अपना चांद ये बाजी जीतता भी या नहीं। रेस से पहले चांद बैल और खिल्लारी बैल में कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। अपना चांद खिल्लारी से कुछ बातें बोलने लगता है। अरे खिल्लारी भाई, आप तो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं मुझे। मैं तो ठहरा बूढ़ा, आप कितने जवान हो और कितने खूबसूरत भी दिख रहे हो। क्या चांद भाई, तुम सच कह रहे हो क्या? मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, इतना जवान दिख रहा हूँ क्या? सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं ना? हाँ हाँ खिल्लारी भाई, सब आपको ही तो देख रहे हैं। मैं तो ठहरा बूढ़ा, मुझे कौन देखेगा? और मेरा मालिक भी कितना क्रूर है,
मैं बूढ़ा होने के बावजूद भी रेस में मुझे लेकर आ गया। मुझे तो कुछ बातें उसकी नहीं पसंद आ गई, लेकिन क्या करूं, मालिक है ना, तो सब कुछ करना पड़ता है। सोचिए ना खिलाड़ी भाई, आप ये दौड़ जीत चुके हो और आपकी सुंदरता और दौड़ को सब लोग देखकर बहुत वाहवाही दे रहे हैं आपको। ये तो रेस में नहीं जीत सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझ में इतनी तो ताकत बची नहीं तुम्हारे आगे जा पाऊँ, और तुमसे तो मैं बहुत कम सुंदर भी दिखता हूँ। चांद भाई, आप तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। मुझसे तो यहाँ सुंदर कोई भी नहीं है और दौड़ में भी मैं अव्वल हूँ, इसलिए ये रेस भी मैं ही जीतूंगा। मुझे भी थोड़ा बताओ ना, तुम्हारे सुंदरता का राज क्या है खिलाड़ी भाई? चांद की बातें सुनकर खिलाड़ी गर्व से फूल जाता है। उसे अब आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपने आप में ही मग्न होकर अपने सुंदरता पर ध्यान दे रहा होता है। थोड़ी ही देर में अब रेस शुरू ही होने वाली थी और वो दोनों रेस के लिए तैयार भी हो चुके थे और अब रेस शुरू हो जाती है। चांद की बातों से और अपनी सुंदरता के घमंड में खिलाड़ी का ध्यान रेस से हट जाता है और रेस के दरमियान उसी बातों को याद करके वो गर्व से फूल जाता है और रेस में वो हार जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान दौड़ पर नहीं उनकी बातों पर था। इसी वजह से वो दौड़ में पीछे रह जाता है और ये दौड़ अपना चांद आसानी से जीत जाता है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जब बल से हम बाजी जीती नहीं जा सकती तो अपनी युक्ति से हम अपनी बाजी जरूर जीतते हैं। और हमारे चांद ने भी वही किया। उसके पास बल नहीं था, लेकिन युक्ति थी और युक्ति का बल उसने लगाया और यहाँ उसने बाजी जीत ली। ताकत से ज़्यादा हमेशा बुद्धि श्रेष्ठ ही होती है। यहाँ मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।